अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान ज़ाहिद ख़ान है। बहुत से लोग मुझसे कह रहे थे कि आप अपना CSS का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करें, तो आज की वीडियो उसी लिहाज से है। मैं आपसे शेयर करता हूं कि मेरा इंटरव्यू कैसा रहा। सबसे पहले CSS की जो जर्नी है वो एक बहुत हैक्टिक जर्नी है और मेरे लिए ख़ास तौर पे इसलिए हैक्टिक है कि मैं पिछले 6 साल से इस फील्ड से एसोसिएटेड हूँ। पहले पढ़ रहा था, फिर पढ़ाना शुरू किया। उस पढ़ाई के दौरान फिर मैंने अपनी आखिरी अटेम्प्ट दी। तो जब आप एक लंबे प्रोसेस से गुजर के पहले 1 साल 1.5 साल तैयारी करते हैं, फिर आप इम्तिहान देते हैं, फिर इम्तिहान के बाद 6-7 महीने का इंतज़ार, और उसके बाद फिर आप जब रिटन क्वालिफाई करते हैं, फिर आगे 5 या 6 महीने का आपका दोबारा से इंतज़ार इंटरव्यू के लिए, तो वो एक बड़ा हैक्टिक प्रोसेस होता है, एक लंबा जर्नी होता है। और उसके बाद जब आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आप CSS पास करें या ना करें। तो मेरा जो CSS इंटरव्यू था, एक्सपीरियंस की हद तक इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि आप 4 ऐसे लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं जिन्होंने इस मुल्क में सर्व किया होता है, 30-35 साल 40 साल सर्विस को दिए होते हैं, मुल्क के बड़े बड़े ओहदों पे रहे होते हैं। उनके सामने बैठना, उनके सवालों के जवाब देना, तो ये एक बहुत ऑनर की बात होती है, एक प्लेयर की बात होती है। तो एक्सपीरियंस की हद तक तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। जहां तक मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस की बात करूं तो मैं समझता हूं मेरा इंटरव्यू शायद उतना अच्छा नहीं हुआ जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। उसकी रीज़न कि मैं CSS के हर एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार करके गया हुआ था। ऑप्शनल्स पे मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड थी। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स चूँकि मैं पढ़ाता भी हूँ, जिसमें करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स है, जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चनिंग होती है, वो भी मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ थे। तो इंटरव्यूअर्स का टिल्ट मेरे CSS सब्जेक्ट्स पे नहीं था, बल्कि उन्होंने इंटरव्यू के स्टार्ट में मुझसे मेरी डिग्री से रेलेवेंट बहुत टेक्निकल क्वेश्चनिंग शुरू कर दी। जब मैं रूम में एंटर हुआ तो चेयरमैन साहब ने मुझे वेलकम किया, मुझसे हाल अहवाल पूछा, और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बाहर से पढ़े हैं, तो आपने बाहर क्यों डिग्री परस्यू नहीं की। तो मैंने उनको बताया कि मेरी कुछ फैमिली कमिटमेंट्स थी जिसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा, और मैं बाहर अपनी डिग्री के बाद जॉब को परस्यू नहीं कर सका। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इतना अरसा फिर क्या करते रहे, आपने कुछ प्राइवेट जॉब की कोशिश नहीं की पाकिस्तान में। तो मैंने कहा नहीं, मैं CSS को पढ़ाता हूँ, जिससे मैं अपना फाइनेंशियल बर्डन शेयर करता हूँ, और उसके साथ साथ मैं पढ़ाई से भी इन टच रहता हूँ। इस पर्सपेक्टिव से मैंने CSS को पढ़ाना शुरू किया। तो चेयरमैन साहब ने मुझे कहा कि ठीक है, आप किसी एकेडमी में पढ़ाते हैं या आप खुद पढ़ाते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं खुद पढ़ाता हूँ, और उसके बाद उन्होंने मुझसे सवाल पूछना शुरू किए। जो पहले 3-4 सवाल थे मेरे, वो सवाल ड्रॉप हुए, कंप्लीटली नहीं, पार्शली ड्रॉप हुए। चेयरमैन साहब ने मुझसे WTO के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे कहा कि आपकी इंटरनेशनल बिजनेस में डिग्री है, तो मैं आपकी डिग्री से रेलेवेंट सवाल पूछूंगा। तो WTO का पूछा, तो मैंने उनको बता दिया कि WTO क्या है, ये कब बना, इसके मकसद क्या है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, मैंने उनको वो भी जवाब दिया। फिर उन्होंने मुझसे GATT और WTO का कंपैरिजन पूछा, तो मैंने वो भी बताया। लेकिन जब उन्होंने आगे टैक्सेस और टैरिफ्स पे बात की कि WTO में किस किस्म के टैक्सेस और टैरिफ्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, GATT में कौन से इंक्लूडेड थे, तो वो मुझे नहीं आता था, क्योंकि मैंने अपनी डिग्री में भी GATT के बारे में कुछ तफसीलन नहीं पढ़ा हुआ था। तो वहाँ पर चेयरमैन साहब के फेशियल एक्सप्रेशन कुछ अच्छे नहीं लगे। उन्होंने कहा कि ये तो आपको पता होना चाहिए था। मैंने कहा सॉरी सर, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो अगेन फिर उन्होंने मुझसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में पूछा। मुझे वो भी पता था, मैंने उसमें एग्जांपल दी सेफ्टा और सेप्टा की। तो फिर उन्होंने मुझसे सेफ्टा और सेप्टा पे शुरू कर दी बात कि उसमें डिफरेंसेस क्या हैं। 2 डिफरेंस बताए, एक पे उन्होंने मुझसे इख्तलाफ किया, और फिर उनके फेशियल एक्सप्रेशन कुछ उनमें कुछ सीरियसनेस थी कि जी आप नहीं, ये आपने ठीक नहीं बताया। तो मैंने एक्सक्यूज़ कर लिया कि सॉरी सर, मुझे इसका आइडिया नहीं है। और फिर एक और उन्होंने मुझे टैरिफ्स पे कुछ एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा, वो भी मुझसे ड्रॉप हो गया।
उसके बाद दूसरे पैनल मेंबर्स ताहिर साहब जो आईजी भी रह चुके हैं, उन्होंने मुझसे सवाल पूछना शुरू किए इंटरनेशनल रिलेशन से। उन्होंने मुझसे पूछा कि जी आप बताएं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कौन सी ऐसी हिस्ट्री में ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस को चेंज कर दिया बिल्कुल। तो मैंने बात स्टार्ट की ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से, फिर ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट, वहाँ वो रुके कि ये कौन सी ट्रीटी है। तो मैंने उनको बताया कि वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन एंड हुई थी 1713 में। तो उन्होंने कहा चलें कैरी ऑन। फिर मैंने उन्हें कांग्रेस ऑफ वियना का बताया, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उसके बाद याल्टा कॉन्फ्रेंस जिसने वर्ल्ड वॉर 2 को एंड किया, तो उसके बाद वियतनाम वॉर। तो फिर उन्होंने वहीं रोक दिया कि ठीक है ये अब आगे चलते हैं। फिर उन्होंने मुझसे हैरी ट्रूमैन का पूछा कि हैरी ट्रूमैन कौन था, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन क्या है, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन का ओरिजिनेट कहाँ से हुआ ये। तो वो मैंने बताया उनको कि जॉर्ज कैनन का टेलीग्राम से ये बात स्टार्ट हुई थी। फिर ट्रूमैन का बताया कि ये स्पेसिफिकली किन टेरिटरीज के बारे में था, तो मैंने वो भी बता दिया कि ग्रीस और टर्की के बारे में था। फिर उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में क्या जानते हैं, उसके सोसाइटल इम्पैक्ट्स क्या थे, मैंने वो भी बताए। और उसके बाद उन्होंने ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पूछा कि ग्रेट डिप्रेशन ने पॉजिटिवली कैसे कंट्रीब्यूट किया अमेरिकन इकॉनमी में। तो मैंने बताया कि उन्होंने यूनाइट किया कॉम को, और गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर्स बढ़ाने शुरू किए, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बनी और उन इंडस्ट्री से वॉर प्रोडक्शन बोर्ड बनाए गए जिन्होंने फर्दर फिर वर्ल्ड वॉर 2 में कंट्रीब्यूट किया अमेरिकन इकॉनमी को, जो है वो बहुत अच्छे से उन्होंने सर्व किया। आखिरी क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि आप 2 केसेस हैं, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस और यूसुफ पटेल केस, इन दोनों में से किसी एक को एक्सप्लेन कर दें। चूंकि हमारे पास टाइम कम है तो आप बताएं कि किसको एक्सप्लेन करेंगे। मैंने कहा मैं मौलवी तमीज़ुद्दीन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ऑल्दो कि मुझे दोनों का आइडिया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास वक्त कम है, आपने मौलवी तमीज़ुद्दीन को स्टेट गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करना है। तो मैंने कहा कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक 1 वर्ड में एक्सप्लेन कर देता हूं कि मौलवी तमीज़ुद्दीन का इम्पैक्ट स्टेट गवर्नेंस पे क्या था। तो उन्होंने कहा जी आप करें। तो मैंने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। कहते कि ठीक है, और मैंने कहा कि सर ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी इससे हुआ और उसने हमारी मुल्क की जमहूरियत को तबाह करके रख दिया आने वाले दौर में। उस डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी ने जब मार्शल लॉ लगे और उस डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत लगे, और ये कन्फेस करते हैं जस्टिस मुनीर अपनी किताब में कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की बुनियाद मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में रखी गई थी उसका जिम्मेदार मैं हूँ। शाहिद ताड़ड़ साहब की जब बारी आई थर्ड पैनलिस्ट की, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था कि जब आपसे चेयरमैन साहब सवाल पूछ रहे थे तो आप डिफेंसिव मोड में थे, और आपको अचानक एक ट्रिगर मिला जब आईजी साहब ने आपको सवाल पूछना शुरू किए आईआर के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर, तो वो स्माइल करना शुरू हो गए। तो मैं अभी जवाब देने ही वाला था कि चेयरमैन साहब ने अंदर इंटरप्ट किया और उन्होंने कहा कि ये आईआर और करंट अफेयर्स इनकी ये पढ़ाते हैं, तो ये इनकी कमांड है उनके ऊपर। तो ताड़ड़ साहब ने मैंने कहा जी सर मैं ये काफ़ी अरसे से पढ़ा रहा हूँ तो शायद इस वजह से। तो ताड़ड़ साहब ने मुझसे पूछा अगला सवाल कि व्हाट इज़ मर्केंटलिज्म। मैंने उनको बताया कि इट इज़ इकोनॉमिक रियलिज्म, और फिर मैंने बताना शुरू किया कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होती है इसमें। तो मैंने ये भी बताया कि इसके 2 वर्जन्स हैं, क्लासिक मर्केंटलिज्म और न्यू मर्केंटलिज्म। उन्होंने कहा कि इसका ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई है। मैंने कहा कि जब ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन यूएस में शुरू हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन से पहले भी ये थी। तो मैंने कहा कि जी उससे पहले स्पेनिश और पोर्चुगीज़ आए थे अमेरिका की कॉलोनीज़ में, ये वहाँ से असल में शुरू हुई थी। तो फिर उन्होंने सवाल पूछा कि आपने अभी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की बात की, तो डू यू नो अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ गुड टू सी यू। और उसके बाद वो हंसना शुरू हो गए और सारे पैनल मेंबर्स हंसना शुरू हो गए। तो मैंने कहा येस सर, इट इज़ ऑल अबाउट द कन्वर्जेशन बिटवीन इमरान खान एंड चीफ जस्टिस। तो दोबारा से वो डॉक्ट्रिन ऑफ गुड टू सी यू की बात करते हुए वो फिर उन्होंने मजाक में उन्होंने कहा कि जी मैं इस बात पर ज़रा वैसी मजाक कर रहा था। तो फिर उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली थी पहला, उसका क्या काम था। मैंने कहा कि उनका काम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग था, और उन्होंने कहा कि उसके अलावा उन्होंने क्या किया। मैंने कहा सर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उन्होंने पास की। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इससे हट के भी उनका एक काम था। तो मैंने कहा सर इट वाज वर्किंग एज अ फेडरल लेजिस्लेचर, उनका काम था एज अ लेजिस्लेटिव असम्बली भी काम करना। तो उन्होंने कहा कि वेरी गुड,
and now we have tested your knowledge on current affairs and CSS aspects, and let's come to your degree. तो दोबारा से उन्होंने मुझसे डिग्री पे सवाल करना शुरू कर दिए। उन्होंने पहले सवाल मुझसे पूछा कि एक्सचेंज रेट्स पे बताएं, इन्फ्लेशन कैसे फैलती है। तो मैं अभी बता ही रहा था तो तारड़ साहब ने मुझे टोका कि नहीं नहीं आप ये जो है इस तरह तो नहीं फैलती, आप बताएं कि मार्केट ओरिएंटेड एक्सचेंज रेट क्या होता है और फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है, डॉलर पैगिंग क्या होता है। मैंने वो बताया कि क्या होता है, और उन्होंने पूछा कि आज अभी पाकिस्तान में कौन सा एक्सचेंज रेट चल रहा है। तो मैंने कहा कि इट इज़ मार्केट ओरिएंटेड एक्सचेंज रेट। तो अगला सवाल उन्होंने मुझसे दोबारा मेरी डिग्री से रेलेवेंट पूछा कि आप बताएं थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है। तो मैं बताना शुरू किया कि अगर एक मुल्क को दूसरे मुल्क पे, अभी मैं यहीं तक पहुंचा था कि कहते नहीं 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 बेटा ये तो आप गलत बता रहे हैं। तो मैंने कहा सर कंपैरेटिव एडवांटेज तो कहते हैं कि नहीं ये तो कंपनीज के अंदर होता है। मैंने कहा जी सर ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कंपनीज के अंदर होता है। उन्होंने कहा चलें छोड़ें इस सवाल को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और उन्होंने मुझसे पूछा कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में क्या फ़र्क है। मैं अभी एक्सप्लेन कर ही रहा था तो फिर उन्होंने मुझे टोका और उन्होंने वो जवाब अंदर देना शुरू कर दिया बहुत डिटेल में। तो मैंने कहा सॉरी सर, और जबकि मुझे उसका आइडिया था तो शायद वो मेरा उधर मुझे लगता है कि वो क्योंकि 3-4 क्वेश्चंस मेरे फ्लो में अच्छे चले गए तो शायद वो वहाँ पर मुझे कॉन्फिडेंस देखना चाह रहे होंगे एक जगह पर टोक कर। उसके बाद फिर जब चौथे पैनल मेंबर आए तो उन्होंने फिर से मुझसे डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना शुरू किए कि लीवरेज और डी लीवरेज क्या है। पहले मैं समझा कि शायद ये इंटरनेशनल रिलेशन से रेलेवेंट है तो मैंने उनको लीवरेज का बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि नहीं ये तो आप बिल्कुल गलत बता रहे हैं। तो मैंने कहा सर सॉरी, मुझे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की मैं इसको रिवाइज नहीं कर सका तो मुझे इसका आइडिया नहीं है। उसके बाद उन्होंने 1-2 क्वेश्चंस टेक्सटाइल के हवाले से पूछे, वो मुझे आते थे। और फिर लास्ट में चेयरमैन साहब ने मुझसे 2 क्वेश्चंस पूछे। पहला ये कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म पाकिस्तान में है, इसको कैसे हल करेंगे। तो मैंने बताया कि मदारिस को रेगुलेट करना चाहिए जो हो भी रहे हैं, डी रेडिकलाइजेशन सेंटर्स बनाने चाहिए, तालीम को हमें एक नेशनल कोहेरेंट एजुकेशन पॉलिसी बनानी चाहिए, हमें जो हमारे उलमा कराम है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, नॉन कानेटिक मेयर्स लेने चाहिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या इनमें से कई ऐसे मेयर्स लिए जा रहे हैं ऑलरेडी। तो मैंने कहा जी सर लिए जा रहे हैं। और आखिर में उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बताएं कि मुस्लिम उम्मा में डेमोक्रेसी क्यों फ्लरिश नहीं हो सकी। तो मैंने कहा कि सर ये इस वजह से नहीं हो सकी क्योंकि इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर बहुत सब्जेक्टिविटी है, बहुत डाइवर्स ओपिनियन पाया जाता है मुस्लिम उम्मा में। कई लोग इसको खिलाफत से रिलेट करते हैं, कई मुल्क इसको डेमोक्रेसी के तौर पर देखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि सब्जेक्टिव नेचर या सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम जिसकी वजह से हमारे मुल्क में हमारे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी परवान नहीं चढ़ सकी। तो उन्होंने कहा कि इसका हल क्या है। मैंने कहा इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये तो आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग से बाहर निकल आए, छोड़ें आप इसको, आप कुछ और बताएं। मैंने कहा कि सर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग जो है वो बुनियाद है डेमोक्रेसी की, जब आपके मुल्क में इंक्लूसिव स्टेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं। उन्होंने कहा नहीं बेटा कुछ और बताएं इसके अलावा। तो मैंने कहा सर बेसिक ये है, बाकी ये है कि इसके अलावा और बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि बेसिक फैक्टर यही है। और उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और इस क्वेश्चन पे मैंने आर्ग्यू चेयरमैन साहब के साथ इस वजह से भी नहीं किया कि कभी भी पैनल के साथ आप कन्फ्रंटेशन में नहीं आते। मैंने जब 2 दफ़ा देखा कि उन्होंने दूसरी दफ़ा शायद वो इरिटेट हुए इस बात से कि आपने इंस्टीट्यूशंस को छोड़ें, आप कुछ और बात बताएं, तो फिर मैंने वहाँ पर उनसे एक्सक्यूज़ किया कि मैंने कहा सॉरी सर, मैं समझता हूँ कि ये बेसिक एक बुनियाद है डेमोक्रेसी की। तो ही सेड थैंक यू और मैंने भी उनको शुक्रिया अदा किया और मैं इंटरव्यू रूम से बाहर आ गया। मेरा टोटल इंटरव्यू 25 मिनट का था। मुझसे पहले जो इंटरव्यू था वो 30 मिनट का था। उससे पहले 2 इंटरव्यू 40-40 मिनट के थे। इन 4 इंटरव्यूज़ में सबसे कम टाइम का मेरा इंटरव्यू था। तो मुझे शायद लग रहा था कि शायद मेरा अच्छा इंटरव्यू नहीं हुआ, लेकिन मेरे बाद जिन लोगों के इंटरव्यूज़ थे उनके भी 22-22, 24-24 मिनट के हुए और उनसे भी इसी तरह के कुछ सवाल पूछे गए। पैनल इतना फ्रेंडली नहीं था। एक तासुर पाया जा रहा था कि हमसे पहले जो इंटरव्यू हुए थे पैनल वाज वेरी फ्रेंडली, इनकरेज कर रहे थे, लेकिन मेरे साथ पर्सनली और मेरे बाद जो 2-3 इंटरव्यूज़ हुए उनमें ज़रा पैनल का बिहेवियर थोड़ा स्ट्रिक्ट था। उसकी रीज़न जो हमने 2-4 हम जो लोग थे हमने देखी
वो शायद ये थी कि हम 4-5 लोग, हम सब के सब थर्ड अटैम्प्ट वाले थे। हम में से 2 से 3 लोग वो थे जिन्होंने पहले भी CSS क्वालिफाई किया हुआ था। हम में से हम 2 लोग ऐसे थे जो फॉरेन ग्रेजुएट्स थे। 2 हम में से ऐसे थे कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर नैब थे और एक अच्छी पोस्ट पे गवर्नमेंट पे सर्व कर रहे थे। तो शायद एक तासुर ये पाया जाता है हमारे दरमियान, हमारी एक अपना एनालिसिस है कि शायद हम में से कोई फर्स्ट अटैम्प्ट वाला नहीं था। हम में से वो लोग थे जिन्होंने एक टाइम दिया था CSS की प्रेपरेशन को, फिर एक्सपोजर था और जॉब होल्डर भी उसमें थे, तो शायद इस वजह से उन्होंने हमें टफ टाइम दिया। ये एक परसेप्शन है, ये परसेप्शन गलत हो सकती है, या यूँ समझ लीजिए कि ये अभी खुद को तसल्ली देने वाली बात है। तो ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। मैं पर्सनली आई एम नॉट दैट सेटिस्फाइड, क्योंकि जितना मेरी तैयारी थी, मैंने मुख्तलिफ जगह मॉक्स दिए थे और बार बार मॉक्स दिए थे। तो जो पैनल थे मॉक्स में, वो मुझे इनकरेज करते थे कि आप एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो शायद इस वजह से भी उस तर्ज का मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ जिस तरह उन मॉक्स में हुआ था, जिस तरह एक मेरी तैयारी थी। और इस टाइम पर मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं ये अंदाज़ा लगा सकूं कि मैं एलोकेट हूँगा या नहीं हूँगा। तो एक बड़ी अनसर्टन सिचुएशन है। बहरहाल मैं इस चीज़ से ज़रूर सेटिस्फाइड हूँ कि, और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने कोई चीज़ छोड़ी। मुझे ज़रूर रिग्रेट होता कि अगर मैं कोई चीज़ छोड़ कर गया होता, मैंने तैयारी ठीक ना की होती। रिटन में भी इस दफ़ा मेरी तैयारी अच्छी थी, इंटरव्यू में भी बहुत अच्छी थी, तो ऐसा सच कोई रिग्रेट नहीं है। एलोकेशन नहीं होती, इट्स टोटली फाइन। इन 6 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी CSS की जर्नी में, और बहुत चीज़ें हासिल की, बहुत नॉलेज के पर्सपेक्टिव से बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली। एक नज़रिया सोचने का जो है वो बदला, और मैं समझता हूँ कि ये इंसान की लर्निंग के लिए चीज़ें काफ़ी होती हैं। CSS होना या ना होना ये नसीब की बात है, हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना हो तो इसमें मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये इंसान का फेलियर नहीं होता, बल्कि इंसान इतना कुछ इस प्रोसेस से सीख चुका होता है कि इंसान की नेचर में मैच्योरिटी आती है, आपकी पर्सनालिटी में निखार आता है, और आप 4 लोगों में बैठकर, एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, आप 4 लोगों में बैठकर अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये मेरा एनालिसिस है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस से, ख़ास तौर पे वो लोग जो पूछना चाह रहे थे, सुनना चाह रहे थे, इससे फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह आप सब लोग भी किसी न किसी CSS की स्टेज पे होंगे जहाँ पर आपको इस प्रेशर से गुज़रना पड़ेगा, इस जर्नी से गुज़रना पड़ेगा, और ये इंटरव्यू कहीं ना कहीं आपको आपकी CSS जर्नी में आपको फ़ायदा देगा। बहुत शुक्रिया।